हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक सफलता में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप जीएस जीके के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही खास होने वाली है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है शिमला में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये कई सारे एग्जामों में रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसमें स्टार जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी श्री माऊ भंडार नायके। और ये किस देश से बिलोंग्स करती थी? तो ये बिलोंग्स करती थी श्रीलंका से। ठीक है दोस्तों। और किस सन में बनी थी ये? तो ये बनी थी 1960 के दशक में। और ये किस पार्टी की नेता थी? तो ये थी फ्रीडम पार्टी की नेता। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली सीएम कौन थी, महिला सीएम की बात हम कर रहे हैं, महिला सीएम कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी जी। और ये किस राज्य की सीएम बनी थी? ये बनी थी यूपी की। वहीं अगर गवर्नर की बात करें, तो जो गवर्नर बनी थी वो थी सरोजनी नायडू जी, और ये भी बनी थी यूपी की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? किस घटना के बाद वापस लिया? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चोरी चोरी घटना के बाद दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? चोरी चोरा घटना के बाद। जो चोरी चोरा घटना था दोस्तों, ये कब हुआ था? ये हुआ था 5 फरवरी 1922 में। ठीक है दोस्तों। 5 फरवरी 1922 में। किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था यूपी में। यूपी के किस जिले में हुआ था? यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था। और ये दोस्तों, ये जो चोरी चोरा है ना दोस्तों, चोरी चोरा जो है, ये एक गांव था। इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं, तो हुआ क्या था कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। और जो आंदोलनकारी थे, वो प्रदर्शनकारी जो थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। और जिसका विरोध वहाँ की जो चोरा चोरी नामक स्थान था, वहाँ पे पुलिस बल कर रही थी। तो इन्होंने किया क्या कि 22 जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पे, उनको उस पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया इन लोगों ने, और उन्हें जिंदा जला दिया। तो इससे गांधी जी को बहुत आहत हुआ, और उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? वापस ले लिया। आई होप कि अब ये सारी घटना आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनल अवार्ड दिया गया था, तो वो किसके द्वारा दिया गया था? कम्युनल अवार्ड वो दिया गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए। और पद की शपथ किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 60 में है। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था, तो वो कौन था? मेगस्थनीज। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, उनके गुरु कौन थे? तो वो थे चाणक्य। ठीक है दोस्तों। चाणक्य को ही हम अन्य नाम से जानते हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए और अगर आपके ऑप्शन में चाणक्य ना हो, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हो, तो आप इस पे आंसर मार्क करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो वो कौन थे? वो थे महात्मा बुद्ध जी। महात्मा बुद्ध जी की अगर बात करें, तो इनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था जन्म। और अगर मृत्यु की अगर बात करें, तो 483 बीसी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और माताजी का नाम माया देवी था। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनसबदारी प्रणाली शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था। तो मनसबदारी प्रणाली यहाँ क्योंकि ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो मनसब ये जो क्वेश्चन है मनसबदारी प्रणाली शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो शुरू करने का उद्देश्य ये था कि जो सेनाएं हैं, जो सेनाएं होती थीं, जो शासकों के जो अधीन जो सेनाएं होती थी, जो उनके लिए काम करती थी, उनको सुव्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से व्यवस्थित करना, यही मनसबदारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता था। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश है, तो वो कौन सा अग्रणी देश है? वो है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो ये संयुक्त पर्णिग्रही, सोनल मानसिंह और माधवी मृदुगल, ये सारी तो ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना है। लेकिन दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति ये ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में किसका समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है? तो किनका है दोस्तों? वो है लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, विश्व की प्रथम महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली? तो वो कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो वो कौन थी? वो थी वछेंद्री पाल दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर की अगर मैं बात बताऊं, अगर मैं आपको उसका डेफिनेशन बताऊं, तो प्रत्यक्ष कर होता क्या है? प्रत्यक्ष कर स्वयं के द्वारा चुकाया गया ही कर प्रत्यक्ष कर होता है, मतलब स्वयं का ही कर होता है, जिसे हम दोस्तों किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते, वो प्रत्यक्ष कर होता है। अगर सरल शब्दों में ये कहें कि जो हमारे जो स्वयं का कर होता है हम, और हम किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते, वो क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स होता है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष कर होता है। तो इनकम टैक्स क्या हम दूसरे को थोप सकते हैं? क्या दूसरा इंसान हमारा इनकम टैक्स दे सकता है? नहीं ना। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो जो स्वयं का टैक्स होता है, जिसका भार हम दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते, वो इनकम टैक्स होता है, वो सॉरी वो प्रत्यक्ष कर होता है। तो प्रत्यक्ष कर के और भी उदाहरण है, ये तो इनकम हो गया, आयकर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आयकर हो गया। और क्या हो सकता है? संपत्ति कर और नगर पालिका कर, नगर कर, नगर निगम कर। तो ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री शुल्क, ये दोस्तों प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं दोस्तों। तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अप्रत्यक्ष कर की भी दोस्तों मैं बता दूं कि एक सरल शब्दों में मैं अप्रत्यक्ष कर आपको समझा देता हूं कि एक ऐसा टैक्स दोस्तों जो डायरेक्ट तरीके से हमारे ऊपर नहीं थोपा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसे देना ही पड़ता है। जैसे कि दोस्तों उत्पादन शुल्क, आपने गौर किया होगा, हमें उत्पादन शुल्क देना पड़ता है, तो ये क्या है? ये एक अप्रत्यक्ष करता है। बिक्री शुल्क, ये भी हमें देना पड़ता है। सीमा शुल्क, टोल टैक्स, सीमा शुल्क का बेस्ट जो एग्जांपल है वो है टोल टैक्स। सीमा शुल्क देना पड़ता है हमें जब हम एक स्टेट से इंटर स्टेट होते हैं, या फिर हमें अपने ही स्टेट में टोल टैक्स देना होता है, तो वो भी सीमा शुल्क के दायरे में ही आता है दोस्तों। ठीक है। तो ये क्या है? ये उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और बिक्री शुल्क, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, जो हमसे डायरेक्टली ना लेके इनडायरेक्टली तरीके से लिया जाता है। तो ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर तो होता है। आई होप कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अब आपको कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है
जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। तो जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? आर्टिकल 355 क्या कहता है कि अगर कोई स्टेट अपनी मनमानी करता है, संविधान की अवहेलना करता है, केंद्र शासित जो केंद्र है उसकी निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह उस स्टेट का जो प्रशासन है वो अपने हाथों में ले सकता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो आर्टिकल 355 में ये प्रोविजंस है। लेकिन जब इसे लागू किया जाता है तो वो किस आर्टिकल के तहत लागू किया जाता है? वो आर्टिकल 356 के तहत उसे लागू किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो पानी का शुद्धतम रूप क्या है? वो होता है दोस्तों वर्षा का पानी। वर्षा का पानी दोस्तों एक ऐसा पानी होता है जो बहुत ही शुद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O का जलीय घोल अम्लीय होता है। क्यों होता है अम्लीय? क्योंकि इसकी लवण का क्या होता है? जल अपघटन हो जाता है, इसलिए यह क्या होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे ये कैसे क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। और मैं आपको गारंटी के हिसाब से कहता हूँ कि ये जो इजी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, यही आप एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हो। आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ, यहाँ तो आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हो घर पे कि हाँ ये इजी क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं इसे पढ़कर नहीं जाता हूँ, आप इसे देखकर नहीं जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब आप इसे गलत करके आ जाते हैं तो जो वो 1 नंबर का जो आपको लॉस होता है ना, और 1 नंबर से ही जब आप मेरिट में रह जाते हैं तब आपको इसकी वैल्यू पता चलती है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सरल है, या समझ रहे हैं आप बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही खास क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और यही स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी अस्थियां होती हैं? 206। अगर आपसे बच्चों का पूछें तो वो होते हैं 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को यकृत में संग्रहित किया जाता है? तो कौन सा विटामिन होता है? वो विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन मानव त्वचा पर सूर्य की किरणों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। अच्छा, इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जब आप सुबह सुबह अपने छत के ऊपर जाते हैं, अपने घर के छत के ऊपर जाते हैं धूप सेकने, ठीक है दोस्तों, और आपसे कोई पूछे कि यार सुबह सुबह आप धूप सेक रहे हो, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि यार मैं तो विटामिन डी ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं कि सूर्य की किरणों से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गलत संयोजन कौन सा है? ओके, गलत संयोजन कौन सा है? आपसे पूछा है कि गलत संयोजन कौन सा है दोस्तों, तो कौन से हैं? अब देख लेते हैं, हम इसे चेकआउट कर लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया हमें J.L. बेड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, ये ऑप्शन सही है। जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, ये भी सही है। A.G. वेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन की खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया है जे फार्गसन, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें गलत संयोजन बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियो की दवा का आविष्कारक था, तो वो कौन था दोस्तों? वो थे महान व्यक्ति जोनास साल्क, जिन्होंने पोलियो की दवा बनाई, और अब हमारा देश पोलियो मुक्त होने के कगार में है, पोलियो फ्री होने के कगार में है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर अच्छी ना लगी हो और कहीं आपको लग रहा हो कि ये क्लास हमारे लिए, मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो इसे डिसलाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों।
और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को।